नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है SSW कॉन्सेप्ट्स में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंपाइलेशन का एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में 40 से 45 मार्क्स का आता है। हालांकि जो पिछले साल एग्जाम हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट के AAO का, उसमें नहीं आया था। 20-25 साल से आ रहा था। तो अब ये जो दोबारा होगा तो इसमें पूरे पूरे चांस हैं इसके आने के। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपाइलेशन के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी है, क्योंकि सभी इससे घबराए हुए रहते हैं। पहली बात तो ये है कि कंपाइलेशन का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए, आपको सबसे पहले नहीं उठाना है, चाहे आपको आता ही क्यों ना हो। बिल्कुल एक लाइन का हो, कितना ही इजी हो, आपको नहीं उठाना है। क्योंकि वो आपका कई बार कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। अगर आपका डेबिट क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। बट ये करेंगे, उसको एंड के लिए रखना। एग्जाम पर्पज से मैं बता रहा हूँ। और एक डिस्क्लेमर पहले देना चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैं पूरा एक कंपाइलेशन का आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। और बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि आप ये मान के चलिएगा कि जिसने कंपाइलेशन कभी भी नहीं करा उसे कुछ भी नहीं आता, जीरो है। और बिल्कुल जीरो भी अगर एग्जाम में गया तो भी वो भी कंपाइलेशन में कुछ ना कुछ कर देगा, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है। देखिए, सबसे पहली जो बात आती है कंपाइलेशन का क्वेश्चन आते ही, आप की बुक जो है सिविल अकाउंट मैनुअल की, वो आपको हेल्प कर सकती है। हालांकि आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो जरूरत नहीं पड़ती है। बट उसमें ये जो कंचन पब्लिकेशन की, उसमें 381 नंबर पेज पर कंपाइलेशन का कैम 33 जिसको हम बोलते हैं फॉर्म का पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। मान ये मैंने परफॉर्मा आपको दिखाने के लिए ही लगाया है कि आपको कुछ नहीं आता, आप जाइए सीधे ऐसे ही कैम 33 लिखिए, ब्रैकेट में पैरा 5.1.5.3 लिखिए, पेन अकाउंट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ, ये जो डैश डैश है इसमें जो डिपार्टमेंट दिया वो भर देना। फिर लिखा ये यही एज इट इज लिख देना, डेली मीमो कंपाइलेशन शीट फॉर पोस्टिंग वाउचर्स रिसीव्ड विद लिस्ट ऑफ पेमेंट्स ऑफ DDO। और इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ जो भी डिपार्टमेंट का या जिस डिपार्टमेंट का DDO है वो क्वेश्चन में दिया होगा तो वो आप यहाँ लिख देंगे। मतलब आप इधर से ही टीप कर बस आपने दो ये लाइन भरनी है। और उसके बाद मैं एक चीज और बता दूं, एक चीज में और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सभी इसमें, कि कितनी लाइनें हम खींचें, क्या कितना डेबिट होगा कितना क्रेडिट होगा। देखिए, जो लेफ्ट साइड में है वो डेबिट है, ये लिखा है डेबिट पेमेंट्स, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे डिडक्शंस ऑब्लिक रिकवरीज क्रेडिट साइड लिख लीजिएगा। देखिए, मैक्सिमम 25 से 26 एंट्री पूछता है, कभी उसने शायद एक आध बार 27 या 28 एंट्रीज पूछी हैं। और दोनों साइड इक्वल नहीं रहती है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए एक साइड 10 है और एक तरफ एक साइड 15 है, कि क्रेडिट साइड 15 हेड खुलेंगे और डेबिट साइड 10 खुलेंगे या 11 खुलेंगे। आप 13-13 दोनों तरफ लेके चलना। और ऐसा लेके चलना कि अगर एक हेड आपको एडजस्ट भी करना हो तो आप बीच में लाइन मार के एडजस्ट कर सके, अगर आपको बाद में मिल जाता है। ठीक है। और एक चीज और दिक्कत रहती है बहुत से बच्चों को कि जी हम हेड कैसे याद रखें। देखिए, इसके कुछ गिने चुने हेड हैं जो आपको याद रखने, बाकी सब कॉमन हेड होते हैं, वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। दो चार हेड तो आपको इससे ही मिल जाएंगे, कुछ कॉमन है जो हमेशा आते ही आते हैं। जैसे 0021 टैक्सी, 0210 मेडिकल, 0216 हाउसिंग, 8009 स्टेट प्रोविडेंट फंड जिसको GPF भी हम बोलते हैं, GPF फंड। ये आते ही आते हैं शुरू में। ये डेट का और इसका वाउचर का कॉलम ये आपको लगाना ही लगाना है। सैलरी का आता ही आता है। और ये प्लान नॉन प्लान से आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर प्लान नॉन प्लान जैसा कुछ नहीं पूछता है, अगर पूछ भी लेता है तो आपको कंबाइन करके चलना है। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं आता, प्लान नॉन प्लान का कभी कुछ नहीं आया। वो अप्रोप्रिएशन में जरूर आता है। आइए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट ये आप इसको देख के परफॉर्मा बना सकते हैं, बेसिक्स ये लिख सकते हैं। परफॉर्मा दिखाने का मेरा आपको यही मकसद था। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं।
सॉरी, माफ कीजिएगा जरा, एक सेकंड। देखिए ये पूरा कंपाइलेशन का क्वेश्चन है। पहले हम, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलेशन का, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उसके साथ भी डाल दूंगा क्वेश्चन को, तब आप अच्छे से पढ़ लेना। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको काफी क्लियरिटी आएगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे उसमें बोलता है कि आपको कैम 33 बनाना है, कैम 34 बनाना है, 37, 38 क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं हम सब करेंगे धीरे धीरे। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले कंपाइलेशन का क्वेश्चन आएगा। बहुत से बच्चे ये भी करते हैं कि डेबिट के और क्रेडिट के हेड आप कहीं रफ शीट पे अलग से लिख सकते हैं कि भाई ये डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे। अगर आप पे इतना टाइम है, आपको समझ आ रहे हैं कि हाँ भाई ये वाला है डेबिट हो सकता है, ये क्रेडिट हो सकता है, अब तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि नहीं भाई ये डेबिट होगा क्रेडिट और नहीं पता, तो कोई नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ जाएं। ये रफ वर्क ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो कर भी सकते हैं। बाकी एक एडवांस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें इसका भी थोड़ा अच्छा तरीका आपको मैं बता दूंगा। सीधे हम करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे कैम 33। देखिए कैम 33 का मैंने जैसे आपको बताया, आपको कुछ नहीं आता, आप कैम 33 लिखिए। Compilation sheet for posting of vouchers received with daily memos oblique list of payment for the month of January 199 in respect of PO Department of Education for the month of तक ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है, बस ये आगे जनवरी 99 इन रिस्पेक्ट ऑफ पीओ डिपार्टमेंट, ये सब क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे यहाँ दिया है इन मंथ ऑफ जनवरी 99 इन रिस्पेक्ट ऑफ पीओ डिपार्टमेंट। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ डेबिट साइड कर दी, यहाँ क्रेडिट साइड कर दी। ये देखिए क्रेडिट, एक जगह डेबिट कर दी, एक जगह आपने क्रेडिट कर दी। उसके बाद जो सबसे पहला कॉलम आता है, ये कॉमन नहीं है, हमेशा रहेगा ही रहेगा, वाउचर का, सैलरी, ये टीए पहले लिख दिया है। और एक चीज में और कंफ्यूज बहुत बच्चे ये रहते हैं कि हाँ भाई ये सीरियल ऊपर नीचे या आगे पीछे तो नहीं हो जाएगा। आपको जो मिल रहा है वैसे कर सकते हैं, बट ये कॉमन सा पैटर्न है, सैलरी, टीए, ओई, ओई माने ऑफिस एक्सपेंसेस, ये कॉमन है बिल्कुल, कि ये तो पूछता ही पूछता है। बाकी ये हेड लिखे हुए हैं, जैसे बाकी मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसको साथ साथ आपको सब समझ आ जाएगा। और ये टोटल का कॉलम भी रहेगा, ये मस्ट ही, ये हमेशा रहते रहता है। 8670 चेक एंड बिल्स का कॉलम भी रहता है, ये 99% क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये चेक एंड बिल्स की जगह दूसरी चीज यूज हो जाती है, 18 में शायद एक ऐसा क्वेश्चन आया था। आइए हम क्वेश्चन करते हैं अब सीधे, काफी ज्यादा थ्योरी हो गई मुझे लग रहा है, क्वेश्चन करते हैं सीधे। चलिए जी, पहली एंट्री क्या है? चेक इशूड टुवर्ड पेमेंट ऑफ एचबीए टू मिस्टर एम, डेट है 3rd। ठीक है जी, हमें पहली एंट्री करनी है। ये क्या बोल रहा है कि किसी को चेक इशू किया है, एचबीए मतलब हाउस बिल्डिंग एडवांस की पेमेंट करी है मिस्टर एम को, मतलब कोई एम्प्लॉय थे मिस्टर एम, उनको हाउस बिल्डिंग एडवांस चाहिए था, उनको 1,25,000 रुपए हमें देने हैं। तो जी कैसे देंगे? सिंपल सी बात है जी, कैसे देंगे? ये आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी कंपाइलेशन की, मैंने कुछ एंट्रियाज कराई थी, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लो, आपको पता चल जाएगी। 7610 लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट का हेड होता है, जिसके जिसके अंदर ही जो है एचबीए का भी हेड होता है। एचबीए का हेड में यहाँ लिखना भूल गया जल्दबाजी में, आप लिख लेना, शायद 201 है, 201 ही है, 201 या 202 होगा। ये 7610 लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट, 201 एचबीए। हम डेबिट, डेबिट साइड में डालेंगे, टोटल में लिखेंगे 1,25,000, और उसके बाद 8670 में भी 1,25,000 लिखेंगे, और यहाँ टोटल में भी लिखेंगे। देखिए एक चीज हमेशा जानना कि हमें एंड में जो है डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो आनी चाहिए हमारी। नहीं आ रही है मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमने एंट्री गलत करी है या हम कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। ठीक है जी।
अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमने 7610 डेबिट साइड क्यों खोला, हमने क्रेडिट साइड क्यों नहीं खोला। देखिए जी, डेबिट साइड हमने क्यों खोला, क्योंकि हम किसी ने एम्प्लॉय ने डिपार्टमेंट से मांगा है। तो जब भी हम किसी को पैसा देंगे, कोई भी मांग रहा है, हाउस बिल्डिंग एडवांस मांग रहा है, जीपीएफ मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है जो उसका खुद का पैसा है, तो वो हम डेबिट साइड से ही देंगे हमेशा। डेबिट साइड में वो हेड खुलेगा, जो भी किसी लोन देना है गवर्नमेंट सर्वेंट को, चाहे कार लोन देना है, हाउस लोन देना है, कंप्यूटर लोन देना है, कोई किसी भी तरीके का लोन जो भी, अब तो ज्यादा बचे नहीं है, तीन चार ही है, तो वो हमेशा डेबिट साइड में हेड खुलेगा 7610 लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट। ये हमारा मेजर हेड है, इसके बाद माइनर हेड और होता है 3 डिजिट का, वो भी आपको लिखना होगा एग्जाम में। ये ऐसे एंट्री होगी, यहाँ पे 1,25,000 लिखा, टोटल में लिखा, 8670 से चेक काटा, और फिर टोटल में 1,25,000 लिखा, इसकी ये एंट्री होगी। अच्छा, एक और डाउट आता है बहुत से लोगों के दिमाग में कि ये चेक एंड बिल का क्या मतलब है, क्यों हम चेक काट रहे हैं, आज तो सब आरटीजीएस होता है, तो चेक का क्या मतलब है, यहाँ तो जीपीजी या आरटीजीएस नेफ्ट क्यों नहीं। देखिए, ये कंपाइलेशन का परफॉर्मा है, इसमें यही चलता है, सिंपल। तो ये चेक एंड बिल्स ही आपको लेके चलना है, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, चेक इशूड टू मिस्टर एम फॉर विड्रॉल मेड बाय हिम फ्रॉम हिज जीपीएफ। अच्छा जी, मिस्टर एम ने हाउस बिल्डिंग तो लिया ही लिया था, अब उन्होंने कहा जी मुझे और पैसों की जरूरत है, वो ले चुका हूं, तो मेरे को 75,000 मेरे जीपीएफ का भी दे दिया जाए। ये मैं समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। अब हो सकता है कुछ और हुआ हो, बट ये है कि वो जीपीएफ का पैसा मांग रहा है, उसका खुद का पैसा हमें देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जीपीएफ का पैसा है 75,000। हम गए, वाउचर नंबर डाला, वाउचर नंबर 2, डेट डाली, उसके बाद सीधे यहाँ अब हमें उसका पैसा देना है। तो 8,009 जीपीएफ का हेड खुल गया, 75,000 टोटल। टोटल में हमेशा एंट्री आएगी, कोई भी एंट्री होगी वो टोटल में 99% सभी एंट्रीज आती हैं। उसके बाद 8670 से चेक एंड बिल से चेक इशू करेंगे, टोटल 75,000। अच्छा, अब इसमें फिर बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे जी, 8,009 जीपीएफ तो यहाँ भी खोल रखा है, यहाँ से 75,000 क्यों नहीं दे रहे। देखिए, वो क्रेडिट साइड है, ये 8,009 यहाँ भी ऑपरेट होगा, यहाँ भी ऑपरेट होगा। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखना, जिसमें मैंने बेसिक एंट्रीज कराई हुई हैं। कि कुछ हेड ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेबिट साइड काम करते हैं, और कुछ हेड ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्रेडिट साइड काम करते हैं, और कुछ हेड ऐसे होते हैं जो दोनों साइड बोथ वे हेड्स होते हैं। तो ये जो हेड है 7610, 7610 सस्पेंस के हेड्स, ये दोनों साइड काम करेंगे। ये डेबिट साइड भी काम करेंगे और क्रेडिट साइड भी काम करेंगे। तो उसको जीपीएफ का पैसा उसने मांगा, हमने उसको 75,000 दे दिया, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। एंट्री नंबर थर्ड पे, चेक इशू टू ए पब्लिक एंटरप्राइज टूवर्ड रिम्बर्समेंट ऑफ लीव सैलरी पेड बाय द सेड एंटरप्राइज। देखिए, बहुत सिंपल है, थोड़ी लैंग्वेज कई बार टिपिकल कर देता है, तो उससे आप घबराना मत, ये थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल हो गई तो समझ नहीं आता। ये कुछ चीजें आपको रट जाएंगी, मैं 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप कंपाइलेशन के कर लोगे तो आपको ये रट जाएंगी कि इसका मतलब क्या है जी। सिंपल है कि ये सैलरी दे रहा है, ठीक है जी। सैलरी के लिए कुछ कोई हेड नहीं खोलना है, सिंपल सिंपल यहाँ सैलरी का हेड खुलता है। डिपार्टमेंट जो है, जैसे पीओ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का जो हेड है 2202 है, 1,500 सैलरी में डाले, सैलरी में यहाँ डेबिट किए, टोटल में डेबिट, चेक इशू, टोटल, सिंपल है। तीन एंट्री हो गई, सबसे पहले वाउचर नंबर 1,500, टोटल, चेक इशू किया, टोटल, ठीक है जी। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट एंट्री है आपकी, चेक इशूड टुवर्ड्स सिक्योरिटी डिपॉजिट विद वीएसएनएल। देखिए, ये हेड है याद करने वाला, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट का कई बार आया हुआ है, मेरे ख्याल से 5-6 बार आया होगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, 1989 से लेकर अब तक के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लगभग सारे हैं मेरे पास। तो ये बहुत बार आया है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसका हेड क्या होगा, क्या एंट्री होगी, देखते हैं। 9 तारीख का है ये,
तो वाउचर नंबर डालेंगे या डेट डालेंगे। ठीक है जी। 8674 होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट थोड़ा नीचे हो गया है, कोई नहीं। अब मैं जब आपके पास पीडीएफ आएगी तो उसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा, मैं इसको अमेंड कर दूंगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय द गवर्नमेंट कितना, 10,000। 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गया। चेक इशू टुवर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट विद बीएसएनएल। मतलब कभी हमने इस कंपनी ने कोई काम कराया होगा तो 10,000 रुपए एज ए सिक्योरिटी हम रखवाते हैं, तो इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापसी करना था, तो इसलिए डेबिट से 10,000 एंट्री होगी, 10,000 टोटल। यहां से चेक इशू करेंगे 8670 से टोटल। ठीक है जी। हम्म, अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे। चेक इन फेवर ऑफ डीडीओ टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एलटीसी क्लेम एंड टीए ऑफ रुपीज 1500, दैट इज टोटल 2200। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एंट्री है। इसमें दो चीज आ गई आपकी, एलटीसी का क्लेम आ गया और टीए आ गया। कई बार इसमें गलती बच्चे कर जाते हैं कि ये दोनों को साथ जोड़ देते हैं, तो ये आपको साथ नहीं जोड़ना। जब अलग अलग दी है तो अलग अलग ही करनी है। जो हमने एलटीसी सात का क्लेम था 700 रुपए का और 1500 का था टीए का, तो एक टीए का हेड खोल लेंगे, टीए में 1500, 700 सैलरी पे, इन दोनों का आप टोटल जो है यहाँ आएगा टोटल में। हम ऐसे नहीं करेंगे कि 1500 की यहाँ एंट्री करेंगे फिर 700 की नीचे यहाँ 1500 लिखेंगे, 700 नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप एक लाइन में ये एंट्री कर सकते हैं। 2200 चेक इशू किया, 2200 टोटल, 2200। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। चेक इशू टुवर्ड्स ग्रांट इन एड टू मैन पावर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख। 1 लाख का क्या है, ग्रांट इन एड आई है। ठीक है जी। अब जीआईए ग्रांट इन एड का मैंने पहले ऑलरेडी इसके बारे में काफी डीप तरीके से अच्छे से बताया हुआ है। ग्रांटी नेट का यहाँ हेड खोलेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, जीआईए लिखेंगे। ये डिपार्टमेंट की ग्रांटी डेट है 1 लाख टोटल, चेक इशू टोटल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, यहाँ सब फंसते हैं। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम ए पीई मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस टुवर्ड्स लीव सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। रिसीव्ड जब भी आपको शब्द दिख जाए, उसकी एंट्री आपको ये कंपाइलेशन शीट में नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। उसकी एंट्री जाएगी रिसीट स्क्रोल में। चलो अच्छा, अब रिसीट स्क्रोल की बात आई गई है तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। रिसीट स्क्रोल क्या होता है। देखिए रिसीट स्क्रोल कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे वो पेमेंटें करता है, सबको पैसे देता है, चेक इशू करता है, कुछ पेमेंट उसके पास वापस आती भी है। मान लो किसी की वो सैलरी चली गई ज्यादा, या गवर्नमेंट में कोई चीज डिस्पोज ऑफ हुई थी, कोई गार्बेज बिका था, गाड़ी कंडेम हुई, तो उस एजेंसी जो पैसा वापसी करेगी चेक के थ्रू, वो डिपॉजिट करेगी। तो वो सारा पैसा जहां भी आप सिंपल समझिए, रिसीट स्कोल की एंट्री कैसे समझ आएगी आपको। रिसीव्ड वर्ड आ गया तो मतलब वो रिसीट स्कोल में आएगा, उसको आपको ऐसे एंट्री नहीं करनी है, एज इट इज सिंपल। अच्छा चलो, जब रिसीट स्कोल की बात हो गई है तो मैं पेमेंट स्कोल के बारे में भी आपको बताऊंगा। पेमेंट स्क्रोल क्या होता है, जितनी भी आपने चेक इशू करे हैं, सिंपल जितनी भी पेमेंट्स करी है, जो हम 8670 से जितने भी कर रहे हैं, वैसे तो क्वेश्चन में रिसीट स्क्रोल और पेमेंट स्क्रोल लिखा आता ही है आपको। इसकी एक पहचान और है कि ये जितनी ये रिसीट स्क्रोल में एंट्री होगी, जैसे 1375 की यहाँ भी एंट्री है, मतलब ये रिसीट स्क्रोल की एंट्री है। इस एंट्री को वैसे नहीं करना, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। ये पेमेंट स्क्रोल की एंट्रीज हैं, ये सारी जितनी भी हैं, ये आपने कुछ कर चुके हैं, कुछ अभी आप करेंगे, तो आप यहां से भी इसको पहचान सकते हैं। आइए
तो जी इसको हम अभी छोड़ देते हैं। बट ये नहीं है कि छोड़ दी तो बाद में करनी नहीं, जब रिसीट स्क्रॉल तक पहुंचेंगे तब हम ये एंट्री भी जरूर करेंगे, तो इसलिए इसको आप मार्क करके रख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। चेक इशू टुवर्ड्स परचेज ऑफ ए फैक्स मशीन। देखिए आप सभी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लगभग आपको सभी को पता है कि परचेजिंग होती है। तो परचेजिंग का एक नॉर्मल हेड होता है ओई। किसी भी तरह की जैसे स्टेशनरी वगैरह जो ऑफिस के लिए परचेज होती है, मैक्सिमम परचेजिंग ओई से होती है, जिसको हम जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑफिस एक्सपेंसेस। 25,000 रुपए की एक फैक्स मशीन खरीदी गई। चलिए जी, एंट्री कैसे होगी? ओई में करेंगे, वाउचर नंबर डाला, डेट डाला, टोटल 25,000 का चेक इशू किया, टोटल में 25,000 की एंट्री। दैट्स इट। आइए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है 22nd नंबर पे, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 1999। अब सैलरी की एंट्री आती है जी, कि कितनी सैलरी। कई बार सैलरी की एंट्री में गलती क्या होती है, यहाँ पे ये सैलरी दी होती है, ये नेट सैलरी दी होती है, और इसको ही ग्रॉस सैलरी में हम लोग डाल देते हैं बहुत से। तो यहीं से ही गलत हो जाता है आपका। आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये डिडक्शंस वगैरह ये अलग दी हुई हैं, जैसे ये डिडक्शंस और ये नेट अमाउंट मिलके जो ग्रॉस अमाउंट है वो आना चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ी पहचान ये है। ठीक है जी। आइए हम एंट्री करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ तो ग्रॉस दिया हुआ है, कई बार वो ग्रॉस देगा नहीं, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए मैंने दिया है। कई बार वो सिर्फ ये नेट अमाउंट दे देगा और डिडक्शंस दे देगा, तो उनका टोटल करके आपको ग्रॉस सैलरी डालनी होगी जब आप सैलरी हेड में डालेंगे। ठीक है जी। आइए, 2,25,100 हमने सैलरी हेड में डाले, वाउचर नंबर डेटेड, टोटल में गई 2,25,000। ठीक है जी। अब बारी बारी से देखिए डिडक्शंस क्या है। सबसे पहली डिडक्शन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है सैलरी की एंट्री में, एक जीपीएफ ऑफ एआईएस ऑफिसर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ₹12,500। देखिए जब भी ये इस प्रकार की एंट्री आएगी तो इसको क्या करते हैं, सभी लोग जीपीएफ में कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो बाहर के अलग डिफरेंट स्टेट्स के एआईएस ऑफिसर लिखा आ गया, डिफरेंट स्टेट लिखा आ गया, कुछ शब्द आपको ऐसा मिल गया, तो उसकी कभी भी 8,009 जीपीएफ में एंट्री मत करना। ठीक है जी। अभी देखते हैं हम इसको आगे। मैं थोड़ा सा पढ़ दूं फिर आगे इकट्ठी एंट्री कर देंगे। जी, या जीपीएफ मेंटेन बाय द डीडी ऑब्लिक पीओ, या एक एक करके करते हैं चलो। जीपीएफ ऑफ एआईएस ऑफिसर 12,500। देखिए हमने सैलरी की यहाँ एंट्री कर दी, सॉरी, टोटल, यहाँ पे टोटल आ गया, सॉरी, 101 पीओ सस्पेंस का हम हेड खोलेंगे जब भी जीपीएफ या कोई भी चीज एआईएस ऑफिसर ऑफ डिफरेंट स्टेट की आएगी, उसकी वहां एंट्री करेंगे। ठीक है जी। यहाँ हमने एंट्री कर दी, सैलरी की एंट्री इकट्ठी होगी जितनी भी डिडक्शंस हैं, और उसके बाद यहाँ 8670 में हम जाएंगे। नेट सैलरी 1,34,500 थी, जैसे कि, तो 1,34,500 यहाँ पे आएगा। चेक मतलब इतने के चेक कटे, इतनी सैलरी का जो नेट अमाउंट गया है, ग्रॉस अमाउंट नहीं, ग्रॉस अमाउंट 2,25,000 है। ठीक है जी। अब हम इधर आएंगे, जीपीएफ मेंटेन बाय द डीडीओ ऑब्लिक पीओ अमाउंटिंग टू ₹30,000। देखिए ये तो नेट सैलरी की बात हो गई थी। सैलरी दी होगी तो लोगों का जीपीएफ, अब तो खैर एनपीएस कटता है, जीपीएफ तो लगभग खत्म ही हो गया है, पुरानी लोगों का कटता है। तो इसलिए हम यहाँ जीपीएफ का हेड खोलेंगे 8,009 जीपीएफ। ये हेड मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप इसके माइनर हेड भी आपको लिखने होंगे, बट अगर आपको लगता है एग्जाम में कम टाइम है तो आप इतना भी लिख देना, बट बहुत से एग्जामिनर कई बार नंबर काट लेते हैं, तो कोशिश करनी है कि माइनर हेड तक लिखो। जैसे इसका माइनर हेड शायद 101 या 102 है, एग्जैक्ट मुझे भी अभी याद नहीं है। आप अपनी लिस्ट ऑफ मेजर माइनर हेड से लिख के देख के लिख सकते हैं। 30,000 ये इम्प्लॉयज का जीपीएफ है, जो उनकी सैलरी में से कटा है क्रेडिट साइड में। ठीक है जी। आएगा
नेक्स्ट, इनकम टैक्स 20,000। इनकम टैक्स का हेड हमारा क्या होता है जी? 0021 इनकम टैक्स। ये 20,000 की एंट्री यहां पर आ गई। नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे, लाइसेंस फी 6,000, CGIS 7100 और हाउस बिल्डिंग एडवांस 15,000। अच्छा जी, एक हाउस बिल्डिंग एडवांस ऊपर भी आया था, अब यहां भी आया है। ये कौन सा वाला हाउस बिल्डिंग एडवांस है? इसकी एंट्री डेबिट में क्यों नहीं जाएगी, इसकी क्रेडिट में क्यों जाएगी? ये अच्छा क्वेश्चन है। HBA ये वो है, जैसे अब भाई आप एडवांस ले लेंगे तो आपको रिटर्न भी तो करना है। जब भी रिटर्न आएगा, जो सैलरी में आएगा वो रिटर्न आएगा, तो उसकी एंट्री हमेशा ही क्रेडिट साइड में होगी, सिंपल। ठीक है जी। यहाँ पे हमने 0216 लाइसेंस फीस का हेड होता है, 6,000 उसमें डाल दिए। 7610 लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट, HBA की एंट्री है, 201 हेड खुलेगा, 15,000 उसमें डाल दिए। GPF का पैसा था, सस्पेंस में हमने AIS ऑफिसर्स का डाला। CGIS का हेड होता है 8011, 7100 हमने उसमें डाला। ये 1,34,500 हमारी नेट सैलरी थी। देखिए अब इसकी एक बहुत बड़ी पहचान आपको बताऊं कि आपकी ये एंट्री सही हुई है कि नहीं हुई है, इसका आपको कैसे पता चलेगा? आप ये जितनी मैंने ये जो भी हाईलाइट करे हैं, इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस, HBA की एंट्री, GPF की एंट्री, 101 PO सस्पेंस, 8011 और ये नेट, जो हमारा ये नेट सैलरी अमाउंट था 1,34,500, इन सब का टोटल ग्रॉस सैलरी के बराबर आना चाहिए। ये ग्रॉस सैलरी है, मतलब आपकी एंट्री यहां तक बिल्कुल ठीक है। डेबिट क्रेडिट साइड बराबर करनी है। 2,25,000 ये हो गए, 2,25,100 ये हो गए, ये 2,25,100 हो गया, और ये 2 लाख, मतलब दोनों साइड बराबर हो गई, इक्वल हो गई। आइए अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है जी, देखते हैं। चेक इशूड टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स एज फॉलोज: ग्रेचुटी ₹55,000, कमिटेड वैल्यू पेंशन 42,000, टोटल अमाउंट हो गया 97,000। देखिए यहां भी बहुत गलती होती है, इसमें तो उसने बाइफरकेट करके बता दिया। कई कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में 97,000 की ही एंट्री ग्रेचुटी में लोग कर देते हैं, या कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन में कर देते हैं, जबकि दोनों सेपरेट सेपरेट चीजें हैं। दोनों के लिए सेपरेट हेड खुलेगा और उसमें इसकी एंट्री होगी। आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। देखिए इसके लिए हेड खुलता है 2071 पेंशन अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसमें 102 CVP कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, 104 हेड होता है ग्रेचुटी का। ग्रेचुटी की जगह ग्रेचुटी कर देंगे। वाउचर नंबर ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वाउचर नंबर ये आप खुद भी डाल सकते हैं। वाउचर नंबर 1 2 3 4, उसके बाद डेट, 42,000 आपका कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। टोटल में इन दोनों का जो टोटल था 97,000। इसमें गलती ये होती है जल्दबाजी में, 97,000 डायरेक्ट ग्रेचुटी में कहीं डाल देते हैं, या 2071 लिखा और उसमें डाल दिया इकट्ठा, तो वो भी गलत हो जाता है। ये आपको बाइफरकेट करके दिखाना होगा। उसके बाद चेक इशू करेंगे 97,000, टोटल 97,000, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। आइए अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, एंट्री पे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। रिसीव इंफॉर्मेशन इंटीमेशन फ्रॉम प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ जनवरी 1999। एडवाइस इशूड टू RBI टुवर्ड्स लोन पेमेंट टू बिहार ₹2 lakh। Advice issued to RBI towards payment of grantee net to Assam ₹1 lakh, and clearance memo received from RBI in respect of advices issued in previous months ₹1,50,000। ये एडवाइस इशूड, क्लियरेंस मीमो, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं लोगों को। आइए इसकी एंट्री भी देखते हैं। देखिए जैसे इसमें सबसे पहले क्लियरेंस मीमो को तो छोड़ दो, इसका मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले शुरू की दो एंट्री समझो। टुवर्ड द पेमेंट टू बिहार ₹2 लाख, पेमेंट ऑफ GIA टू असम ₹1 लाख। ये है क्या एक्चुअल में? वो शायद मुझे लग रहा है मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं एक आधी लाइन भूल गया हूँगा। हाँ सॉरी, लोन लोन नहीं लिखा, लिखा सॉरी, ये इतना ही है, ठीक है। एडवाइस इज टू टुवर्ड द लोन पेमेंट, लोन की पेमेंट के लिए, कि लोन की बात हो रही है।
तो इसका मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट या टू स्टेट गवर्नमेंट, तो वो देख लीजिएगा, आपको उससे बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो ग्रांट इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है 3601 और लोन टू स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है 7601। ये प्रीवियस वीडियो देखना, आपको उससे बहुत अच्छा समझ आएगा। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में ही समझाऊंगा आपको। 1 लाख जी ग्रांट इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट था, यहाँ पे गया। 7601 लोन टू स्टेट गवर्नमेंट था, 2 लाख यहाँ गया, टोटल डाला। डेबिट साइड, क्योंकि हम ये दे रहे हैं एडवाइस इशूड, जब भी लिखा आ जाए शब्द, आपने आंख बंद करके सीधे यहाँ 3601 खोलना है। जीआईए टू स्टेट गवर्नमेंट के केस में और लोन टू स्टेट गवर्नमेंट के केस में 7601 खोलना है। दोनों का टोटल 3 लाख। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो मेन चीज है, जहां जो फंसते हैं, जहां एंट्री गलत होती है। अभी तक हम जो भी डेबिट साइड से दे रहे थे, सबको 8670 से चेक दे देते थे। बट ग्रांट इन एड और लोन टू स्टेट गवर्नमेंट के केस में नो चेक इशू, चेक इशू नहीं होगा। इसके लिए हम एक हेड खोलेंगे, 110 आरबीआई सस्पेंस। ये हेड खुलता ही मेन इसके लिए ही है। 8658 में 110 आरबीआई सस्पेंस, इस हेड को खोलेंगे। यहां पर ये 3 लाख का ग्रॉस अमाउंट डालेंगे और 8670 चेक एंड बिल्स में जीरो की एंट्री आएगी। टोटल हमारा वही रहेगा, टोटल कभी चेंज नहीं होता, टोटल हर केस में यही रहता है। ठीक है जी, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये एक तरीके से रटने वाली एंट्री है, थोड़ी समझने वाली भी है कि स्टेट गवर्नमेंट को लोन है, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड है, तो उसके डेबिट साइड में हेड खोलो, टोटल में एंट्री कर दो दोनों को जोड़कर। 110 आरबीआई सस्पेंस, आप ये सोच के चलिए, आपको 8658 में 110 आरबीआई सस्पेंस खोलना है, उसमें वो टोटल अमाउंट डालना है। 8670 में कुछ नहीं डालना है, डैश डाल के छोड़ देना है। टोटल में 3 लाख आएगा, सिंपल। ठीक है जी, आइए अब अगली एंट्री पे चलते हैं। हाँ जी, मैंने क्या आपको क्लियरेंस मीमो नहीं बताया था। देखिए, जब भी ये शब्द आ जाए, क्लियरेंस मीमो रिसीव्ड फ्रॉम आरबीआई इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवाइसेस इन प्रीवियस मंथ, तो आप क्या करते हैं? ठीक है जी, क्लियरेंस मीमो की एंट्री ऐसी होगी, वाउचर नंबर ना लिख के आप सीधे क्लियरेंस मीमो लिखो। अब आपको क्या करना है, सारा काम आपका क्रेडिट साइड में होगा। अब जो 110 आरबीआई सस्पेंस का हेड है, इसका भी रोल है, और एक हेड आपको और खोलना होगा। ये जो है, कुछ चीजें आपको एक तरीके से रटनी होंगी, याद रखनी होंगी कि जब भी ऐसा आ रहा है, क्लियरेंस मीमो की एंट्री आ रही है, तो 110 आरबीआई सस्पेंस काम करेगा और 8675 डिपॉजिट विद आरबीआई काम करेगा। तो हमने क्या करना है, ये अमाउंट 1,50,000 110 आरबीआई सस्पेंस में से माइनस करके ये आरबीआई में डिपॉजिट कर देना है, सिंपल। बाकी कोई टोटल की कोई एंट्री नहीं होगी, कहीं कुछ एंट्री नहीं होगी, बस इसकी यही एंट्री होती। क्लियरेंस मीमो जब भी लिखा आ जाए, आपने क्या करना है, 110 आरबीआई सस्पेंस में से माइनस करना है और 8675 डिपॉजिट विद आरबीआई में डाल देना है। ठीक है जी, ये चीज अच्छे से याद रखना, क्लियरेंस मीमो की एंट्री ऐसे होगी। मैं फिर से बता देता हूं, 110 आरबीआई सस्पेंस में से माइनस करके 8675 में डिपॉजिट करना है, और दोनों की दोनों प्रक्रिया क्रेडिट साइड में होंगी। और ये माइनस का चिन्ह जरूर लगाना है, जरूर लगाना। अगर ये नहीं लगाया तो आपका पूरा कैम 33 ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको मैं और थोड़ा डीप में आपको समझाऊंगा कि इसमें हम अभी क्यों कर रहे हैं डिपॉजिट। आप अभी यही जानिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कंप्लीट एक और कराऊंगा, उसमें आपको ये पूरा अच्छे से समझ आएगा, उसमें इसकी अच्छी ब्रीफिंग है। ठीक है, अभी आप बस इतना जानिए, जैसे क्लियरेंस मीमो आया, 110 आरबीआई सस्पेंस में से माइनस करो, जितना अमाउंट है 8675 में डाल दो, बात खत्म क्रेडिट साइड में, बस। बाकी टोटल वोटल सब नील रहेगा। ठीक है जी, अब यहाँ लगभग हमारी 99% एंट्रीज पूरी हो चुकी है। अब हम आएंगे सीधे के सीधे रिसीट स्कोल पे। चलिए जी, रिसीट स्कोल में क्या है, चेक डिपॉजिट बाय पीओ 1375, कैश अमाउंट डिपॉजिट बाय डीडीओ टुवर्ड्स रिफंड ऑफ अनडिसबर्स्ड पे एंड अलाउंसेस। देखिए 1375 तो ऊपर भी था, अब आए हम उस 1375 की एंट्री पे, रिसीव्ड ए चेक था, देखिए। ठीक है जी, अब हम इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री कैसे होगी, आइए हम सबसे पहले लिखेंगे पेमेंट स्क्रोल।
अब जो भी, नहीं सॉरी, रिसीट्स कॉलम लिखेंगे, मैंने पेमेंट्स कॉल आपको गलती से बोल दिया, रिसीट्स कॉल लिखा जाएगा। यहाँ से मैं पेमेंट्स कॉल लिखना, ओ सॉरी, रिसीट्स कॉल लिखना मैं भूल गया हूँ। मैं बाद में पीडीएफ जो डालूंगा उसमें लिख दूंगा, ठीक है जी। रिसीट स्क्रॉल लिखेंगे और रिसीट स्क्रॉल में सबसे पहले चालान नंबर 1, जो डेट है डेट डालेंगे, और इसके लिए हेड खुलता है 8658 पीएसबी सस्पेंस, 108 नंबर हेड डेबिट साइड में खुलेगा। जब भी रिसीट की एंट्री होगी, ध्यान रखना रिसीट की एंट्री करनी है, मतलब हमको डेबिट साइड में 8658 108 पीएसबी सस्पेंस। पीएसबी सस्पेंस क्या होता है? 108 पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक सस्पेंस। देखिए सस्पेंस के पीछे क्या सस्पेंस है, चलो मैं आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बाकी सस्पेंस का एक पूरा चैप्टर है पढ़ने के लिए, एक सस्पेंस मैनुअल मैंने मेल भी करी है जिन 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 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था उनको। आप उसमें पढ़ेंगे, आपको सस्पेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए सस्पेंस में वो पैसा जाता है, और सस्पेंस अकाउंट बनाया ही इसलिए गया है जिस पैसे का हमें पता नहीं कि ये पैसा किस चीज से रिलेटेड है। अब जैसे हमें जीपीएफ का पता होता है तो हम 8,900 में डाल देते हैं, ग्रेचुटी का पता है ग्रेचुटी में डाल देते हैं, इनकम टैक्स का पता है इनकम टैक्स के हेड में डाल देते हैं। जिस पैसे का हमें नहीं पता तो वो सस्पेंस में रखा जाता है, और जब उस पैसे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कोई चिट्ठी के थ्रू पता चलता है कि हाँ ये इस चीज का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा, आरटीआई का पैसा, तब हम उस कंसर्न हेड में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये एंट्री होती है। जो भी रिसीट स्क्रॉल आएगा 8658 108 पीएसबी सस्पेंस, या मैं 108 लिखना भूल गया हूँ, ये मैं लिख दूंगा। जल्दबाजी में थोड़ी शीट बनाई थी तो इस वजह से कई छोटी छोटी ये लूप होल्स है, मैं इनको करेक्ट करके ही डालूंगा। बाकी कुछ कमी आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है जी। इसमें 1375 डाले, टोटल में 1375 डाले। अब आया है इंपॉर्टेंट रूल। अब फिर से फंसने वाली बात, ये 0071 पेंशन कंट्रीब्यूशन कैसे आ गया भाई? चलो ये एंट्री समझ आ गई, आपने कहा 108 खोल दो ये टोटल, ये क्यों आ गया? इसके केस में हमने चेक इशू क्यों नहीं किया? देखिए क्यों चेक इशू नहीं किया रिसीट्स खोल के, इसके केस में यहाँ टोटल में डाल दिया, यहाँ टोटल में डाल दिया। 0071 क्यों आया? इसका भी एक रीजन है। ये रिसीट्स कॉल में जो भी अमाउंट होगा, अगर वो ऊपर भी कहीं है, टिक आपने किया तो वहां जाके पढ़िए, तब आपको समझ आएगा। यहाँ क्या लिखा है? रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम ए पब्लिक एंटरप्राइजेस टुवर्ड्स लीव सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन। लीव सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन का हेड होता है 0071, ठीक है, इसलिए ये अमाउंट इसमें क्रेडिट हुआ। इसमें कोई चेक इशू नहीं होता है, टोटल में डाल देते, खत्म, ठीक है जी। अब ये भी बड़ी मजेदार एंट्री है रिसीट स्क्रॉल की। कैश अमाउंट डिपॉजिट बाय डीडीओ टुवर्ड रिफंड ऑफ अनडिसबर्स पेड अलाउंस 4,000। मतलब क्या हुआ? सिंपल, इसमें हो क्या रहा है पहले ये समझिए, और वो कहना क्या चाह रहा है। सैलरी के लिए मान लीजिए कुछ अमाउंट निकाला था, अब भाई 4,000 रुपए बच गए, मान लीजिए किसी का ट्रांसफर हो गया या ज्यादा निकाल लिए थे, कोई ऐसी बात हो गई वो बच गया, अब वो पैसा डीडीओ तो रख नहीं सकता, तो वो पहले सैलरी हेड से दिया होगा, तो इसलिए उस पैसे को जमा तो कराना ही है, ठीक है। तो वो रिसीट में दोबारा आएगा, कैसे आएगा जी? अब जैसे मैंने आपको बताया सिंपल है कि 8658 खोल देंगे, कोई भी रिसीट खोल की एंट्री है, 1658 108 पीएसबी सस्पेंस में वो अमाउंट डाला। उसके बाद अब इस पे नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी? टोटल में जीरो रहेगा, बाकी सब जीरो। जब भी अनडिसबर्स पे एंड अलाउंस आएगा, उतना अमाउंट हम सैलरी में से माइनस कर देंगे। 4,000 का था, ये अमाउंट माइनस कर दिया। ये 4,000 रुपए निकाले थे सैलरी के लिए, नहीं बटी तो इसलिए वापसी यहां से माइनस होगा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, बट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बताया याद रखने वाली हैं। जैसे मैंने बताई अनडिसबर्ड पे एंड अलाउंस में यही एंट्री होती है कि 108 पीएसबी सस्पेंस में एंट्री करेंगे और सैलरी में से माइनस कर देंगे, बस सिंपल, ठीक है जी। अब उसके बाद हम इन सब का ये टोटल कर देंगे, टीए का टीए के नीचे, सैलरी का सैलरी के, ये सारा ऐसे ऐसे टोटल 8,009 ये सारा। और ये टोटल आपकी सही बनी है कि नहीं बनी है, इसका सिंपल तरीका है।
जो आपका डेबिट साइड का टोटल होगा और जो आपका क्रेडिट साइड का टोटल होगा वो दोनों एक से आएंगे। 962175, 962175। मतलब आपका कैम 33 यहां तक बन चुका है और वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है। मान लीजिए, वैसे तो आप जब 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आपको हेड ऑलमोस्ट याद ही हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 25-30 या मैक्सिमम 35 हेड होंगे जो आते हैं, उससे बाहर हेड नहीं जाते। ठीक है जी। मगर आपको हेड नहीं पता, आपको इतना मगर समझ आ रही है हाँ ये अमाउंट डेबिट साइड होगा। ये मैं आपको एग्जाम का चीट कोड दे रहा हूँ, हालांकि अभी नहीं देना चाहिए था बट फिर भी मैं दे देता हूँ, चलो अब याद आ गया है तो। वरना ये एग्जाम जब बिल्कुल आपका पास हो तब दिए जाते हैं कि आपको हेड भूल गए, आपको हेड याद नहीं। तो आप खाली जो लिखा है मान लीजिए वो भी लिख सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जीपीएफ है, आपको भूल गए कि हाँ भाई जीपीएफ का 8,009 ऐड होता, मान लीजिए भूल गए, तो खाली जीपीएफ लिख के आप एंट्री कर दीजिए कि एंट्री तो आपने कर दी। तो एक आध आपने नहीं भी लिखा होगा तो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा भूल गया होगा। हालांकि ऐसी गलती करना मत, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। कोई नहीं, इसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे। क्वेश्चन में आगे चलते हैं। ये तो था हमारा कैम 33। जब कैम 33 आपका बन गया तो कैम 34, 37, 38 बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ सॉरी, एक चीज रह गई। चालान तक तो मैंने कर दिया था, अभी पेमेंट स्क्रॉल की तो बात ही नहीं करी। हाँ जी, पेमेंट स्क्रॉल की बात करते हैं। ठीक है जी। ये पेमेंट स्क्रॉल है हमारा। ये टोटल अमाउंट जो होगा इसका भी कुछ होना है जी। पेमेंट स्क्रॉल का क्या होगा, एंड में रिसीट स्क्रॉल के बाद जब हमारे पेमेंट स्क्रॉल की बात आएगी, क्लियरेंस मीमो किया, रिसीट स्क्रॉल किया, अब एंड में बात आ गई जी हमारे, आ जाओ जी पेमेंट स्क्रॉल की कर लेते हैं थोड़ी सी। ये ऊपर नीचे हो रखा है ना। पहले जो है रिसीट स्क्रॉल ही आता है ज्यादातर। अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका टोटल वो सही आना चाहिए, बात खत्म। उससे इतना ज्यादा कोई इशू है नहीं। जितने आपने चेक इशू किए हैं, जितने भी चेक इशू किए हैं, जो उनका टोटल आ रहा है उसको यहाँ माइनस कर देंगे। माइनस का साइन जरूर लगाना, अगर माइनस का साइन नहीं लगाया आगे, और ब्रैकेट मत बना देना, बस माइनस लिख देना आगे। माइनस का साइन लगा के 108 पीएसबी सस्पेंस यहाँ क्रेडिट साइड में खुलेगा वहां। अच्छा, हमने ये क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी, क्यों किया? देखिए सिंपल सी बात है। ये हमने इसलिए किया, ये जो 3,23,700 रुपए ये पेमेंट्स है, जो हमने पेमेंट्स के लिए चेक काटे हैं। आप कह सकते हैं इतने आरटीजीएस होने हैं या इतनी रिक्वेस्ट होनी है कि जी इनको इनको इतनी पेमेंट, 3,23,700 रुपए की पेमेंट। तो ये जो 108 पीएसबी सस्पेंस है ये एक्चुअली में बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि एसबीआई है। तो यहां से ये इतने चेक काट के एसबीआई को ये चेक दिए जाएंगे कि आप ये पेमेंट कर दीजिए। तो ये पेमेंट्स कॉल इसको बोलते हैं, बात खत्म, सिंपल एज इट इज। ठीक है जी। तो एंड में पेमेंट्स कॉल की एंट्री यही होगी, जितने आपने चेक काटे हैं, जितने भी आपने टोटल चेक काटे हैं वो उतना अमाउंट टोटल करके आगे माइनस का साइन माइनस करके उतना अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। सिंपल। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले पड़ाव पे। काफी थोड़ी मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था, थोड़ी वीडियो लंबी होगी। बाकी मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। कैम 33 हमने बना लिया। अब कैम 34, ट्रांसफर एंट्री। नेक्स्ट स्टेप होता है कैम 34 का मतलब होता है ट्रांसफर एंट्री। और उसके अलावा एक कैम 36 भी बनता है जिसमें समरी ऑफ ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं, वो हालांकि अब नहीं पूछता है। सीजीए के सिलेबस में है, वहां पूछता है। कैम 40 तक पूछता है हरियाणा एसएएस में, हिमाचल एसएएस में, और कुछ अलग स्टेट के एसएएस में। दिल्ली में नहीं पूछता, दिल्ली में 37-38 तक मैक्सिमम है बस। 33, 34, 37, 38 बस इतना ही पूछेगा। आप इतना भी बना लेते हैं तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी कोई नहीं, जितना बने ठीक है, कोशिश करेंगे। कैम 34। हाँ, कैम 34 के बारे में मैं बता रहा था कि ट्रांसफर एंट्री का बेसिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी।
वो चैनल पर है, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, ट्रांसफर एंट्री में एक चीज याद रखना जी, जो भी अमाउंट हमने कैम 33 में ये माइनस किया है, जिसकी उसकी ट्रांसफर एंट्री 101% बनेगी, ये ध्यान रखना। पेमेंट स्क्रॉल की हमेशा एंट्री बनेगी, क्लियरेंस मीमो की हमेशा ट्रांसफर एंट्री बनेगी, ये तो रट लो। 6-7 चीजें होती हैं, मैं लिखवा दूंगा बाद में, जिनकी ट्रांसफर एंट्री बनती ही बनती है। ठीक है जी, फिलहाल आप ये बस दो याद रखिए, क्लियरेंस मीमो, पेमेंट स्क्रॉल की ट्रांसफर एंट्री बनानी है। कैसे बनेगी जी ट्रांसफर एंट्री का परफॉर्मा, ये आपको पता है, मैंने पहले बताया हुआ है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कैम 34 लिखा, ट्रांसफर एंट्री 1 माइनस क्रेडिट हेड, पूरा यहाँ पे पूरा हेड लिखना है, 8670 चेक एंड बिल्स, 102 पीओ चेक्स, 28658 सस्पेंस अकाउंट्स, 108 पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस क्रेडिट, 3,23,700, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर पेमेंट स्क्रोल। ये मैं टी का आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि टी का मैंने ऑलरेडी पहले समझाया हुआ है। आप ये ध्यान रखिए, जब भी होगा तो हमेशा आप कैम बनाएंगे तो उसमें हमेशा ट्रांसफर एंट्री बनेगी पेमेंट स्क्रॉल की। ठीक है जी, जो माइनस का क्रेडिट होगा वो ऊपर जाता है, क्योंकि परफॉर्मा के हिसाब से और रूल के हिसाब से ये माइनस क्रेडिट कभी भी नीचे नहीं लेंगे। ये आप उस वो देखेंगे तो आप उसमें अच्छे से समझ जाएंगे, जो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री बनेगी सस्पेंस की, 8658, 110 आरबीआई सस्पेंस में से माइनस क्रेडिट, credit to 8675 deposit with RBI. T has been prepared after receiving clearance memo from RBI in respect of advice. सिंपल। यहाँ आपका कैम 34 खत्म। जब कैम 33 बन जाता है तो फिर ज्यादा काम नहीं रहता, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आपका बन जाता है। अगर आपका ये सही बना है तो आप कॉन्फिडेंटली बना लोगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई और क्वेश्चन छूट रहा है, वैसे तो इसको सबसे एंड में मैं अटेम्प्ट करने की सलाह दूंगा आपको, तब आप करो तो आप बना लोगे। ठीक है जी, कैम 37। कैम 37 में क्या आएगा जी, और कैम 38, इसमें क्या आएगा? बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं, कैम 37 का मतलब है, जो भी साइड, जो भी हमने काम, जितना भी जो क्रेडिट साइड में किया है वो सारा कैम 37 में आएगा, और जो भी हमने डेबिट साइड में किया है वो कैम 38 में आएगा। कैसे, देखते हो। सबसे पहले बात करते हैं कैम 37 की। इसमें यहाँ लिखेंगे, ये इसका परफॉर्मा होता है, रिसीट हेड। ये आपको सिविल अकाउंट मैनुअल की, आपकी जो कोई से भी पब्लिशर की आपने बुक ली हो उसमें भी मिलेगा कैम 37 का। रिसीट हेड लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में डिवीजन ऑफ अकाउंट आएगा, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये हेड गलत लिखा गया, 0 पॉइंट नहीं है, 0021 इनकम टैक्स, 0071 पेंशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, 0216 लाइसेंस फीस, 7610 लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट, 201 HBA। ये अमाउंट डाला, इसका टोटल कर दिया। इसमें डिवीजन के हिसाब से जितनी भी रिसीट्स हैं, जितनी भी हमारी जो क्रेडिट साइड है, डिवीजन के हिसाब से होगी। देखिए, 3 डिवीजन ऑफ अकाउंट होते हैं, आपको पता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। कंटीजें कंटीजेंसी फंड तो आता ही नहीं है, तो नॉर्मल जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डिवीजन अकाउंट होगा और पब्लिक अकाउंट होगा। ये कंसोलिडेटेड फंड का सारा हमने टोटल कर दिया, उसके बाद आप पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अब देख लेना। 8,009 GPF, 8,011 CGIS, 8658 सस्पेंस अकाउंट में 101 सस्पेंस, 108, 110 इनका अमाउंट लिख दिया, 8670 चेक एंड बिल्स डाल दिया, 867 डिपॉजिट विद RBI। सारा हमने यहाँ जितना भी, देखिए मैं दिखाऊं कैम 37 का ना, ये सारे हेड डाल दिए जितने भी थे। ठीक है, ये सारे हेड डाल दिए, डिवीजन ऑफ अकाउंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, और उनके अमाउंट डाल दिए बस। ये कैम 37 है। ये टोटल कर दिया, टोटल ऑफ ए यहाँ बनाया था हमने, टोटल ऑफ बी कर दिया, टोटल A+B 962175 आएगा। मतलब आपका कैम 37 सही बना है कि नहीं बना है, ये आपको इससे पता चलेगा। ये आपका टोटल कैम 37 का आना चाहिए, A+B मिला के। पहले कंसोलिडेटेड फंड के हेड लिखेंगे, फिर पब्लिक अकाउंट के हेड लिखेंगे, दोनों का टोटल करके यहाँ एंड में जोड़ देंगे, ये आपका कैम 37 तैयार। जब कैम 33 बन गया तो 34, 37, 38 बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब आइए कैम 38 में। कैम 38 में डिसबर्समेंट के जितने भी हेड है, कंसोलिडेटेड फंड 2202 सैलरी इतनी दी,
ऑफिस एक्सपेंस पे इतना हुआ, टी इतना हुआ, जीआईए इतना हुआ। ठीक है जी। 2,23,300। देखिए यहाँ एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट आया। 2,23,300 ये क्यों आया, जबकि यहाँ तो 2,25,100 है। भाई इसका ये रीजन है, ये 4,000 रुपये यहाँ माइनस भी तो हुए थे। तो यहां से लोग देख लेते हैं, ये देखते ही नहीं है। तो जो हमने कैम 37 और कैम 38 का जो फाइनल डाटा लेना है, ये नीचे जो टोटल है इससे लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां से लोग उठा लेंगे, ये माइनस उठा लेंगे, ये नहीं उठाना है। इसलिए इस टोटल का यहाँ महत्व है कैम 37 और 38 में। इसलिए सब हेडों का टोटल करना जरूरी है, जिस हेड के नीचे जितना जिसका टोटल है वही लेंगे। अब यहाँ 2,23,300 इसलिए हमने यहाँ सैलरी में लिया है। आप ये अमाउंट मत ले लेना 2,25,100, वरना आपका कैम 38 37 गलत। सॉरी, कैम 38 आपका गलत। ये जो टोटल अमाउंट है इसलिए टोटल करना ये जरूरी है। ठीक है जी। यह हो गया आपका कैम 38। पब्लिक अकाउंट ले लिया, जीपीएफ इतना, पीएसबी सस्पेंस इतना। ये 8658 सस्पेंस अकाउंट के आगे कुछ बहुत से सोचेंगे क्यों नहीं लिखा है। भाई ये नीचे है, इसका ये मेजर हेड है, ये माइनर हेड है, ये इसलिए है। 867 सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसका टोटल किया, टोटल A+B 962175। तो देखिए ये था आपका कैम का कंप्लीट क्वेश्चन। मैंने कोशिश करी, हालांकि फिर भी वीडियो काफी लंबी हो गई है समझाने की। बाकी फिर भी आपके जो डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप पूछ सकते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं। एक एप्रोप्रिएशन का भी क्वेश्चन डालता हूं मैं, और एक थोड़ा एडवांस लेवल का हम कैम का क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो भी हो आप पूछ सकते हैं, मेल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है मुझे भी। थैंक यू वेरी मच।